दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है उत्तराधिकार। यानी अगर कोई भूमिधर की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद उसकी जो ज़मीन है वो किस तरह से उसकी विरासत की जाती है। तो जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे भूमिधर हैं उनको पुरुष, महिला और तृतीय लिंग में बांट सकते हैं। तो पुरुषों के साथ ही तृतीय लिंग को क्लब किया गया है, यानी जैसे पुरुष की विरासत दर्ज होगी वैसे ही तृतीय लिंग की होगी और महिला की अलग तरीके से होगी। तो हम इसको देखेंगे। ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 उसकी धारा 107 से लेकर 115 तक ये उत्तराधिकार का वर्णन उसमें किया गया है। हम इसको एक एक करके देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये ज़मीन उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है। तो सबसे पहले कोई भी भूमिधर अपनी भूमि का वसीयत कर सकता है। इस भूमिधर में तृतीय लिंग, पुरुष और महिला तीनों लोग आते हैं। वो किसी भी तरीके से अपनी ज़मीन को किसी को भी दे सकते हैं। ये बिल या वसीयत इसको कहते हैं। तो वसीयत में वो चाहे जिसको दे सकते हैं। उसमें जो उत्तराधिकार के सामान्य नियम होते हैं वो लागू नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो कृषि की भूमि है उसमें जो वसीयत की जाती है वो वसीयत लिखित होनी चाहिए और पंजीकृत होनी चाहिए। ये कंडीशन है। अगर वसीयत पंजीकृत नहीं है, अलिखित है, मौखिक है, तो उसको नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ खेती की ज़मीन के लिए लागू होता है, बाकी सिविल न्यायालय में ये लागू नहीं होता है। तो वसीयत हो गई। उसके बाद में हम जो ये वसीयत का जो प्रावधान है वो धारा 107 के अंतर्गत है। उसके बाद धारा 108, इसमें भूमिधर, पुरुष भूमिधर की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी ज़मीन किस तरह से उसके उत्तराधिकारियों में जाती है इसका वर्णन है। धारा 108(1), इसमें सामान्य सिद्धांत हैं। सामान्य सिद्धांत कहते हैं, पहला सिद्धांत है कि एक वरीयता पर जितने भी लोग हैं उनको समान हिस्सा मिलेगा। दूसरा, अगर एक वरीयता में लोग मिल जा रहे हैं तो आगे की वरीयता वाले लोगों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उनको अपवर्जन उनका कर दिया जाएगा, यानी वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। और अगर 2 या 3 विधवाएं हैं, जैसा कि बहुत कम केस होता है, तो उन विधवाओं को जो एक विधवा को हिस्सा मिलेगा उसी में से उनको उनके हिस्से किए जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए 2 विधवाएं हैं, 2 पुत्र हैं, तो पहले पुत्र को 1/3, दूसरे पुत्र को 1/3 और दोनों विधवाओं को 1/3 मिलेगा। यानी विधवाओं का हिस्सा जो होगा वो 1/3 में से आधा आधा होगा, यानी 1/6, 1/6 उन दोनों का हिस्सा होगा। तो ये सामान्य सिद्धांत है जो धारा 108(1) में है। धारा 108(2) में वरीयता का क्रम दिया हुआ है, यानी किस क्रम में हम इस जमीन को देंगे। तो सबसे पहला क्रम आता है वो आता है पुत्र, या पुत्र के क्रम में जो भी पुरुष आएगा, यानी पुत्र का पुत्र और पुत्र के पुत्र का पुत्र, यानी उसका नाती, वहाँ तक भी हम लेते हैं। फिर उसी पेडस्टल पर विधवा है, अगर 2 विधवाएं तो 2 विधवाएं और अविवाहित पुत्री, ये तीनों लोग एक ही श्रेणी में आते हैं। यानी अगर विरासत की जाएगी तो तीनों लोग हैं तो 1/3 पुत्र को मिलेगी, 1/3 उसकी विधवा को मिलेगी और 1/3 अविवाहित पुत्री को मिलेगी। दूसरे नंबर पर अगर मान लीजिए ये पहली श्रेणी में कोई नहीं है, तब हम दूसरे नंबर पर जाएंगे। दूसरे नंबर पर माता, यानी मृतक की माता और मृतक के पिता,
ये अगर दोनों हैं तो दोनों को आधा आधा, अगर एक है तो एक को मिलेगा। तीसरे नंबर पर विवाहित पुत्री, चौथे पर भाई, अविवाहित बहन या भतीजा, पांचवें नंबर पर बेटे की पुत्री, छठे पर पिता की माता या पिता के पिता, सातवें नंबर पर पुत्री का बेटा, आठवें पर शादीशुदा बहन, नौवें नंबर पर सौतेली बहन उसी पिता से। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सौतेली बहन है उसके फादर वही होने चाहिए, मतलब फादर एक ही होने चाहिए और उनकी पत्नियां दो हो सकती हैं। बहन का पुत्र, सौतेली बहन का पुत्र, भाई के पुत्र का पुत्र, पिता के पिता का पुत्र, 14 पे आता है पिता के पुत्र का पुत्र, और 15 नंबर पर माँ की माता का पुत्र यानी मामा। इस तरह से ये जो पुरुष या थर्ड जेंडर की अगर डेथ होगी तब उसका जो क्रम है उसमें 15 लोग दर्ज हैं। तो इन 15 में से ऊपर से देखते जाते हैं और जहाँ आकर के हमें बारिश मिल जाता है वहाँ हम उनका नाम दर्ज कर देते हैं। अगर इन 15 में से कोई नहीं मिल रहा है मान लीजिए, तब फिर हम उसको आगे जो सेक्शंस हैं उसमें देखेंगे। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि जो हमारी वरीयता क्रम है उसमें कहीं पर ना मिले। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 109। इसमें महिला के केस में दो तरह से महिला को प्रॉपर्टी मिलती है। एक तो उसकी खुद की अर्जित प्रॉपर्टी है तो उसका विरासत उसकी दूसरी तरीके से होती है, और अगर उसको कहीं से उत्तराधिकार में मिली है तो उसकी विरासत दूसरी तरीके से होती है। तो धारा 109 है ऐसी महिला की मृत्यु होने पर जिसे संपत्ति पुरुष भूमिधर से विरासत में मिली है, तो उस केस में वो जमीन पुनः उसी भूमिधर पर चली जाएगी जिस भूमिधर से उस महिला को मिली है, और उसका उत्तराधिकार फिर 108(2) की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर उसको मान लीजिए उसके पिता से ज़मीन मिली है तो वो ज़मीन पुनः उसके पिता की वसीयत 108 के आधार पर करते हुए की जाएगी। यानी जिससे उसको वो ज़मीन विरासत में मिली है उसी पे पहुंच जाएगी और विरासत उसकी उसी तरीके से तय करी जाएगी जैसे कि उस पुरुष जिससे उसको मिली है उसकी मृत्यु हुई हो। तो ये हो गई आपकी धारा 109। अब धारा 110 लेते हैं। इसमें ऐसी महिला भूमिधर है जिसने अपनी ज़मीन खुद खरीदी है या उसको कहीं से दान मिली है या उसको कहीं वसीयत से मिली है। यानी आप ये कह सकते हैं ये उस महिला की खुद की ज़मीन है, तो उसका जो उत्तराधिकार है, उसका जो विरासत है, उसमें सबसे ऊपर उस महिला का पुत्र या अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र और पूर्व मृत पुत्र की विधवा, ये उस कैटेगरी में आते हैं। अगर ये सारे लोग हैं तो उनको जितना हिस्सा हर एक का बनेगा बराबर बराबर कर दिया जाएगा। इसमें अगर पुत्र ही है खाली तो सारी संपत्ति उस पुत्र को मिल जाएगी। अगर पुत्र और पुत्री अविवाहित पुत्री है तो आधा पुत्र को मिल जाएगा, आधा अविवाहित पुत्री को मिल जाएगा। अगर ये नहीं है तब दूसरे नंबर पर उस महिला का पति आता है, तीसरे नंबर पर विवाहित पुत्री आती है, चौथे नंबर पर पुत्री का पुत्र, पांचवें नंबर पर पिता, महिला का पिता यहाँ पर आएगा, महिला के पति का पिता नहीं होगा, ये पिता जो है वो महिला का पिता है, वो पांचवें नंबर पर है। छठे नंबर पर माता है, महिला की माता जो जिस महिला की डेथ हुई है। सातवें नंबर पर है भाई, ये भाई जिस पिता से वो महिला है उसी पिता से ये भाई होना चाहिए, तो सातवें नंबर पर उसका भाई है। आठवें नंबर पर अविवाहित बहन है, नौवें नंबर पर शादीशुदा बहन है, 10वें नंबर पर बहन का बेटा है। तो इस तरह से ये 10 कैटेगरी हैं ऐसी महिला भूमिधर के लिए जिसने अपनी ज़मीन खुद अर्जित की है। और जो पुरुष के केस में आपने देखा कि वहाँ पर 15 कैटेगरी हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है कि ज़मीन दूसरे परिवार में न जाए, ज़मीन उसी परिवार में रहे जिस परिवार में
वो भूमिधर है। ये मेन इसके पीछे का सिद्धांत है और उसी के अनुसार ये जो वरीयता है, जो कैटेगरी है, वो बनाई गई है। उसके बाद में धारा 111 है, ये कहती है कि अगर कोई रिलीजियस एंडाउमेंट है यानी धार्मिक विन्यास है, जैसे कोई मंदिर के साथ ज़मीन लगी हुई है खेती की, देवस्थान पर ज़मीन है, मठ की है, वक्फ की है, ये खेती की ज़मीन है, तो इसकी जो विरासत होगी वो रेवेन्यू कोड के आधार पर नहीं होगी। यानी जो हमने आपको ये बताया उसके आधार पर नहीं होगी। धार्मिक विन्यास या रिलीजियस एंडाउमेंट को एक मतलब प्रतीक नहीं माना जाएगा। तो इसका जो वो होगा, डिवोल्यूशन होगा, जो उत्तराधिकार डिसाइड किया जाएगा, वो अगर वक्फ की ज़मीन है तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से, और अगर देवस्थान मठ की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन है, तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से उनका होगा। यानी इस केस में जो राजस्व न्यायालय हैं उनको इनका उत्तराधिकार करने का नियम नहीं है। उसके बाद धारा 112 आती है, ये उत्तरजीविता का सिद्धांत इसको कहते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप। तो इसमें अगर जैसे मान लीजिए 2 विधवाएं थीं, दोनों को ज़मीन गई, अब एक विधवा की डेथ हो गई तो उस विधवा का हिस्सा वो दूसरे विधवा को मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक खाते में 2 सहखातेदार हैं, जिसकी डेथ हुई वो व्यक्ति का 15 जो कैटेगरी हैं उनमें कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में नहीं आता है, यानी वो बिना उत्तराधिकारी के उसकी डेथ हो गई। हमने 15 कैटेगरी देखी, उनमें कोई नहीं आता है। तो सर्वाइवरशिप का जो सिद्धांत है, उत्तरजीविता का सिद्धांत, वो ये कहता है कि उस खाते में जो भी खातेदार, उसका सह खातेदार दर्ज है जिसके भी नाम, वो ज़मीन उस सह खातेदार को मिल जाएगी। और अगर सह खातेदार भी नहीं है तब वो ज़मीन जब शासन में चली जाएगी, यानी उसका मालिक उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगी और उसका जो मैनेजमेंट है वो वहाँ की LMC उसको करेगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे देखा। यहाँ एक चीज़ आप ये देखें कि जो सेक्शन 112(1) और सेक्शन 112(2) है, इसमें अगर 2 से अधिक विधवाएं हैं तो दूसरा को हिस्सा मिल जाएगा सर्वाइवरशिप में, सहखातेदार है तो दूसरे सहखातेदार को हिस्सा मिल जाएगा, ये भी सर्वाइवरशिप में। सेक्शन 114 में 2 कंडीशन दी हुई हैं कि अगर बच्चा गर्भ में है तो उसको भी अधिकार मिलेगा, ये माना जाएगा कि वो बच्चा पैदा हो चुका है। और 2 भूमिधर हैं अगर, और उन दोनों की मृत्यु हो गई और उनमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि कौन पहले मरा है, तो हम ये मानेंगे कि जो बड़ा है वो पहले मरा है और जो छोटा है वो दूसरा मरा, बाद में मरा है। तो ये सामान्य एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके सिद्धांत हैं। जब भी हम विरासत तय करेंगे तो इन सिद्धांतों को भी ज़रूर देखेंगे। एक जो अभी एक इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है वो ये है कि अगर कोई हत्यारोपी है, यानी ऐसा व्यक्ति है जिसने उस भूमिधर को मारा है, जिस भूमिधर से उसको ज़मीन मिलती, तो वो उस ज़मीन को पाने का हकदार नहीं होगा। यानी अगर मान लीजिए किसी बेटे ने अपने बाप की डेथ कर दी, उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, तो वो ज़मीन से वंचित हो जाएगा। ये अगर वो मतलब हत्यारोपी है और अभी मान लो केस चल रहा है, बाद में प्रूव होता है कि वो हत्या में शामिल नहीं था, तभी उसका दोबारा से हिस्सा आएगा। तो ये जो उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धांत थे, इसमें ये चीज़ आपको कई बार कभी कभी कन्फ्यूजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए अभी बेटी है, अविवाहित है और उसको ज़मीन मिल गई, उसके बाद में उसकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद में वो ज़मीन पुनः जो मृतक के वारिस हैं उनमें वरीयता के क्रम में बांट दी जाएगी। इसी तरह से अगर किसी विधवा ने शादी कर ली
उसको ज़मीन मिली थी, उसने शादी कर ली, तो फिर वो ज़मीन पुनः वरीयता के क्रम में बांट दी जाएगी। यानी रीमैरिज करने पर, पुनर्विवाह करने पर वो ज़मीन उनको नहीं मिलती है, या पुत्री के केस में शादी के बाद वो पिता की ज़मीन या पिता की साइड वाली जो ज़मीन है जो उनको विरासत में मिली है वो उससे वंचित हो जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को ज़मीन मिल गई अविवाहित के रूप में, या उसने मैरिज नहीं करी है और उसी दौरान उसने उस ज़मीन को बेच दिया, और बेचने के बाद में बैनामा कर दिया, बाकायदे किसी तीसरे आदमी ने खरीद ली, फिर उसने उस शादी की या रीमैरिज की, तो वो ज़मीन जिसको बेची है वो उसी की हो जाएगी और फिर वो वापस नहीं आती है। तो इस तरह से ये सामान्य उत्तराधिकार का नियम है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, इसको बहुत विस्तार से करा जा सकता था, लेकिन मैंने जितना संक्षेप में कर सकता था उतना किया। और ये धारा 107 से लेकर के इसमें धाराएं 115 तक हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बड़े काम में आएगा और आपको उत्तराधिकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।